हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको बायोलॉजी का एक यूनिट है जिसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी, उससे मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो होता है यूनिट है, बहुत सारा क्वेश्चन जो है उससे देखा गया है एग्ज़ाम में। तो इस वीडियो में मेनली जो मेरा अप्रोच रहेगा वो आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर मैं करा सकूँ, है ना। चूँकि बायोलॉजी है, सबका स्ट्रॉन्ग रहता है, तो मैं ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं करूँगा। आपको जो क्वेश्चन आएगा मैं यहाँ पर पढ़ दूंगा, उसका ऑप्शन बता दूंगा, कुछ जो बताने वाली चीज़ें होंगी वो भी आपको बता दिया जाएगा। आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, क्योंकि सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया है, तो आप एनसीईआरटी में जाइए, वहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन कहाँ से बनाया गया है और उससे रिलेटेड जो कंटेंट दिया हुआ है उसको आप पढ़ लीजिए, है ना, ताकि एक क्वेश्चन से और भी जो होता है आपका प्रैक्टिस वहाँ पर हो जाएगा। वहीं अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टोटल चैप्टर का मैं वीडियो जो है अपलोड कर चुका हूँ। अब आपको ऑर्गेनिक और फिजिकल का जो है वो अलग से वीडियो देखने को मिलेगा। तो सारा चीज़ जो है अगर मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ, अगर आप उसको करके जाइएगा तो एग्ज़ाम में आपको डायरेक्टली बेनिफिट्स देखने को मिलेगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि द एसेंट ऑफ जाइलम सैप इन प्लांट में बोल रहा है कि जाइलम सैप का एसेंट का मतलब होता है ऊपर जाना। ये मेनली किसकी वजह से होता है? तो जाइलम जो होता है ये यूनिडायरेक्शनल जो होता है, चीज़ों को फ्लो करता है नीचे से ऊपर की तरफ। तो ऐसा किसके द्वारा होता है? ये पढ़ लीजिए, साइज ऑफ स्टोमाटल अपर्चर नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमाटा, इसकी वजह से भी नहीं होता है। कोहेसन और अडहेसन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा ना। कोहेसन और अडहेसन फोर्स की वजह से क्या होता है कि एसेंट ऑफ जाइलम सैप होता है ना। एसेंट ऑफ जाइलम सैप के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? कोहेसन और अडहेसन फोर्स। बाकी रूट प्रेशर ऐसा नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं। एडिशन ऑफ मोर सॉल्यूट इन ए गिवन सॉल्यूशन, एक दिया हुआ सॉल्यूशन है, उसमें आप सॉल्यूट मिलाए जा रहे हैं, विलयन मिलाया जा रहा है ना। विलयन में विलय को मिलाया जा रहा है, तो क्या होगा? तो वाटर पोटेंशियल के बारे में पूछ रहा है। तो वाटर पोटेंशियल जो होता है आपको पता है कि प्योर वाटर का सबसे ज़्यादा होता है। कुछ भी अगर आप सॉल्यूट को मिलाइएगा तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा? घटेगा। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म द टिप ऑफ ग्रास ब्लेड एट नाइट एंड इन अर्ली मॉर्निंग। रात में और जब आप सुबह में जाते हैं फील्ड में, मान लीजिए, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि घास के ऊपर जो होता है हल्का हल्का पानी लगा हुआ रहता है ना। घास जो होता है वो भीगा हुआ रहता है। तो पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है इसको बोला जाता है गटेशन, है ना। और गटेशन के लिए जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है वह रूट प्रेशर होता है। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मूवमेंट एंड अकुमुलेशन ऑफ आयन एक्रॉस अ मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर आयंस का मूवमेंट जो है मेम्ब्रेन के अगेंस्ट हो रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ हो रहा है, तो यहाँ पर एनर्जी का खर्च करना पड़ेगा। और जब एनर्जी का खर्च करके जो होता है आयंस का मूवमेंट होता है तो उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, है ना। जबकि अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसमें कोई भी एनर्जी का खर्च नहीं होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर व्हेन अ प्लांट इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये तो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। हाइपोटोनिक में क्या होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर आप किसी चीज़ को डालिएगा तो वो स्वेल कर जाता है ना, फूल जाता है। जबकि हाइपरटोनिक में श्रिंक कर जाता है। आइसोटोनिक में कोई चेंज नहीं होता है। तो ऑप्शन को पढ़ लीजिए। नो फ्लो ऑफ वाटर, वाटर का फ्लो नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वाटर विल फ्लो इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में वाटर का फ्लो होगा, ऐसा भी नहीं होगा। वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द सेल, सेल के बाहर वाटर का फ्लो होगा, तो ये तो सिकुड़ जाएगा जी। ऐसा है हाइपोटोनिक में नहीं होता है। हाइपरटोनिक में ऐसा होता है कि सेल से ही जो होता है वाटर का फ्लो हो जाएगा और सेल को सिकुड़ा देगा। लेकिन हाइपोटोनिक में क्या होता है कि सेल के अंदर जो होता है ये वाटर का फ्लो होगा और ये और जो है टर्जिड हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा ना। आगे चलते हैं। व्हेन अ कैरियर प्रोटीन फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ टू मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में जो होता है दो मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जी? सीमपॉट। और अगर अलग अलग डायरेक्शन में हो, एक इधर जाए और एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं एंटीपॉट। और एक ही मॉलिक्यूल हो जो कि किसी भी डायरेक्शन में जाए, या तो इधर जाए या फिर इधर जाए, तो इसको बोलते हैं यूनिपॉट, है ना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी वाला। अगला बोल रहा है कि इन ग्लाइसिन मैक्स द प्रोडक्ट ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द रूट नोडुल्स टू अदर पार्ट एज। ग्लाइसिन मैक्स ये साइंटिफिक नेम किसका है जी?
सोयाबीन का। तो इसमें बोल रहा है कि जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होने के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है उसका ट्रांसपोर्टेशन रूट नोडुल से जो होता है दूसरे पार्ट में किस फॉर्म में होता है। तो ये एनसीईआरटी का आपका लाइन है, रूट नोडुल से अदर फॉर्म में जो होता है यूरिड के फॉर्म में, है ना, UREIDES, इसको पढ़ते हैं यूरिड। यूरिड के फॉर्म में जो होता है यहाँ पर जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोडक्ट होता है उसका फ्लो होता है। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज नॉट रिमोबिलाइज्ड इन प्लांट। किस मिनरल का जो होता है रिमोबिलाइजेशन नहीं होता है। तो देखिए क्या होता है कि जब प्लांट बूढ़ा हो जाता है तो उसका जो मिनरल होता है वो यंग प्लांट या फिर यंग पार्ट होता है प्लांट का उसको मिल जाता है, लेकिन कुछ ऐसा होता है आयंस जिसका रिमोबिलाइजेशन नहीं होता है। तो वही पूछ रहा है, वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन डी, कैल्शियम का रिमोबिलाइजेशन नहीं होता है। आगे चलते हैं। ब्रीडिंग क्रॉप जो होता है विथ हायर लेवल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स और हायर प्रोटीन एंड हेल्दियर फैट इज कॉल्ड। देखिए जब क्रॉप को जो होता है ब्रीडिंग के थ्रू जो क्रॉप बना रहे हैं उसमें बोल रहा है कि हायर विटामिन रहता है, मिनरल्स और हायर प्रोटीन और इवन हेल्दियर फैट जो होता है उसमें रहता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इस प्रोसेस को बोला जाता है बायोफोर्टिफिकेशन, है ना। बायोफोर्टिफिकेशन के थ्रू जो होता है ऐसा ब्रीडिंग क्रॉप हम लोग बनाते हैं जिसमें विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फैट इन सब का मात्रा क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो इस प्रोसेस को बायोफोर्टिफिकेशन बोलते हैं। अगला देखिए मैच द कॉलम है। आयरन, ये मिनरल न्यूट्रिशन का क्वेश्चन है। आयरन क्या करता है जी? आयरन जो होता है ये क्लोरोफिल को बनाने का काम करता है। क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम, लेकिन क्लोरोफिल को बनाने का काम कौन करता है? आयरन करता है। जिंक जो होता है ये ऑक्सीजन सिंथेसिस में मदद करता है। आइए क्या है जी? इंडोल एसिटिक एसिड एक प्रकार का ऑक्सीजन है, तो बी का चौथा हो जाएगा। बोरोन का बहुत सारा काम होता है, उसमें से एक काम होता है पोलन जर्मिनेशन। मैंगनीज हो गया, क्लोरीन हो गया, ये दोनों जो होता है ऐसा आयंस है जो कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर को ब्रेक करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ए का देखिए हो गया तीसरा, ए का तीसरा आपको बी में दिख रहा है, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। बाकी सब आपको रिवाइज के लिए बताया गया है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हेल्प इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम में 2 सब यूनिट होता है जी, एक बड़ा सब यूनिट, एक छोटा सब यूनिट। तो इस दोनों यूनिट को बांधने का काम पूछ रहा है, कौन सा आयन करता है? तो वो होता है मैग्नीशियम आयन। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन फिक्सिंग नोडुल ऑन द रूट ऑफ एलनस। अल्नस के रूट में जो होता है कौन सा बैक्टीरिया जो होता है ये नाइट्रोजन फिक्सिंग नोडुल को प्रोड्यूस करता है? तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, फ्रैंकिया, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि जाइलम ट्रांसलोकेट। जाइलम जो होता है सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चीज़ों को ट्रांसलोकेट करता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, जबकि फ्लोएम जो होता है बाई डायरेक्शनल होता है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे भी ला सकता है चीज़ों को। लेकिन जाइलम सिर्फ और सिर्फ रूट से लेके टिप तक ही चीज़ों को ट्रांसलोकेट करता है। तो किसको ट्रांसलोकेट करता है? तो वाटर और मिनरल साल्ट, ये नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ वाटर मिनरल को नहीं करता है, और भी कुछ चीज़ें होती है। वाटर, मिनरल साल्ट, सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ओनली, ये भी नहीं होगा। वाटर, मिनरल साल्ट, सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन के साथ साथ कुछ हार्मोन्स का भी जो होता है ट्रांसलोकेट करता है। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। जबकि फ्लोएम क्या करता है जी? फ्लोएम जो होता है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सॉल्यूट हो गया। फूड का जो होता है ट्रांसलोकेशन मेनली फ्लोएम के थ्रू होता है, बाई डायरेक्शनल में, दोनों डायरेक्शन में। तो जाइलम किसको करता है? वाटर, मिनरल साल्ट, कुछ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और साथ में हार्मोन भी, है ना। एनसीईआरटी का लाइन है। अगला बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट नाइट्रोजीनेज इनसाइड द रूट नोडुल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट। देखिए लेगुमिनस प्लांट के रूट नोडुल में जो होता है एक नाइट्रोजीनेज एंजाइम होता है ना। तो बोल रहा है कि उसको प्रोटेक्ट करने का काम जो होता है वो कौन करता है? तो प्रोटेक्ट करने का काम जो होता है वो करता है लेग हीमोग्लोबिन, है ना। ये ऑक्सीजन एक्सकेवेंजर होता है ना, ऑक्सीजन को खा जाता है। मतलब ऑक्सीजन अगर रहेगा तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो होता है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो ऑक्सीजन को ख़त्म करने का काम जो होता है ये लेग हीमोग्लोबिन करता है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट सच एज निकोटीन, स्ट्राइचिन, कैफीन प्रोड्यूसेस बाय द प्लांट। ये सारा जो होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। ये सारा जो है प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस किसके लिए किया जाता है? तो आप जो देख रहे हैं निकोटीन, स्ट्राइचिन, कैफीन, ये सब जो होता है डिफेंस, अपने आप को बचाव के लिए। लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं जी? हम मनुष्य जो है इसका इस्तेमाल बहुत सारे चीज़ों में करते हैं, नशा करने में, दवा बनाने में, है ना। लेकिन प्लांट को क्या पता? प्लांट तो ये सोच के उत्पन्न कर रहा है कि हम सिर्फ इसको दूसरे ऑर्गेनिज्म से जो होता है बच सके, ताकि दूसरा ऑर्गेनिज्म हमें नहीं खाए। लेकिन प्लांट को पता ही नहीं है कि यहाँ पर धरती पर एक और प्रजाति रहता है जिसका नाम है इंसान, है ना। तो वो इसका
बहुत सारा यूज कर लेता है। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया मतलब ऑक्सीजन जो होता है इसको चाहिए सर्वाइव करने के लिए। तो आपसे बोल रहा है कि कौन सा ऐसा पेयर है जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया है, तो हो जाता है एजोटोबैक्टर और बेजरनेकिया। करेक्ट ऑप्शन बी। एजोटोबैक्टर और बेजरनेकिया क्या है जी, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्लोरोफिल ए बी ये सब पूछ रहा है, इनका कलर आपको मैच करना है। तो क्लोरोफिल ए जो होता है ये ब्राइट और ब्लू ग्रीन होता है, ए का हो जाएगा तीसरा। क्लोरोफिल बी जो होता है ये येलो ग्रीन, ये कैसा होता है, येलो ग्रीन। जेंथोफिल जो होता है ये येलो कलर का होता है। कैरोटिनॉइड येलो टू येलो ऑरेंज, है ना। तो ए का हो जाएगा तीसरा, ए का तीसरा, ए बी में नहीं दिख रहा है। बी का हो जाएगा आपका दूसरा, बी का दूसरा सी में दिख रहा है। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। विच माइक्रो न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, मतलब वहीं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान बोल रहा है कि वाटर को तोड़ने में, स्प्लिटिंग करने में कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दो आयन रिस्पॉन्सिबल होता है, एक होता है मैग्नीज और एक होता है क्लोरीन। तो क्लोरीन तो कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन मैग्नीज जो होता है वो दिख रहा है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा ना। देखो यहाँ पर मैग्नीशियम है, तो जल्दी जल्दी में आपको गलत नहीं कर देना है ना, मैग्नीज होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर केमियोस्मोसिस। केमियोस्मोसिस थ्योरी जो होता है इसके थ्रू एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, तो केमियोस्मोसिस होने के लिए एक मेम्ब्रेन चाहिए, एक प्रोटोन पंप चाहिए, एक प्रोटोन ग्रेडियंट चाहिए और एटीपी सिंथेज एंजाइम चाहिए जिससे एटीपी का प्रोडक्शन हो सके। तो प्रोटोन पंप चाहिए बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट नहीं चाहिए बाबू, ये नहीं होगा, प्रोटोन ग्रेडियंट चाहिए। बी देखो, प्रोटोन पंप, मेम्ब्रेन, प्रोटोन पंप बिल्कुल, प्रोटोन ग्रेडियंट, एटीपी सिंथेज। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा ना। तो ये चार चीज़ जो होता है रहेगा, तो केमियोस्मोसिस थ्योरी के थ्रू एटीपी का प्रोडक्शन किया जा सकता है। आगे चलते हैं। द रिएक्शन सेंटर इन PS2, PS2 PS1 जो होता है ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आप पढ़े होंगे ना। तो उसमें PS2 का बोल रहा है रिएक्शन सेंटर क्या होगा। तो PS2 आपको पता है कि साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में तो इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, लेकिन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में पहले PS2 इन्वॉल्वमेंट होता है, फिर PS1 होता है। PS2 का रिएक्शन सेंटर आपसे पूछ रहा है, ये 680 नैनोमीटर, PS1 का हो जाता है 700 नैनोमीटर। PS2 पूछ रहा है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, है ना। PS1 पूछता तो हो जाता सी वाला। चलिए आगे चलते हैं। अब ये सब PS1 PS2 साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बाबू इस वक्त पे आपको आना चाहिए, है ना। पूरा डिटेल में यहाँ पर मैं बता भी नहीं सकता हूँ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वन साइंटिस्ट कल्चर क्लेडोफोरा इन ए सस्पेंशन ऑफ एजोटोबैक्टर। क्लेडोफोरा जो होता है ग्रीन अलगा है, उनका कल्चर किया गया एक एजोटोबैक्टर, अभी बताया आपको, एजोटोबैक्टर बेजरनेकिया, ये सब एरोबिक बैक्टीरिया है, इसको ऑक्सीजन चाहिए सर्वाइव करने के लिए। उसके बाद बोल रहा है कि एंड इल्यूमिनेटेड द कल्चर बाय स्प्लिटिंग लाइट थ्रू द प्रिज्म। एक प्रिज्म से जो होता है वो लाइट को क्या किया, इस पर गिराकर जो होता है लाइट को 7 कंपोनेंट जो होता है विब्जियोर उसमें ब्रेक कर लिया, और उसके बाद जो होता है यहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया को जो होता है रख दिया। तो बोल रहा है कि एरोबिक बैक्टीरिया जो होता है वो किस रीजन में ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो एरोबिक बैक्टीरिया आप सोचिए उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो उसी रीजन में जो होता है वो ज़्यादा अकोमुलेट होगा जहाँ पर ऑक्सीजन उसको ज़्यादा मिले। तो जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, है ना, किन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, TW एंगलमैन उसको, है ना, TW एंगलमैन उसको बोलते हैं। तो उन्होंने जो होता है जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने पाया कि ब्लू और रेड रीजन में जो होता है बैक्टीरिया जो है, ये जो ओजोटोबैक्टर एरोबिक बैक्टीरिया, इसका अकोमुलेशन ज़्यादा हो रहा है। इससे पता चला कि ब्लू और रेड रीजन में फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है ना। करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। क्वेश्चन है कि वेयर इज द रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लोकेटेड इन प्लांट। ETS कहाँ होता है जी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये तो सबको पता होना चाहिए, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स डीकार्बोक्सिलेशन अकर ड्यूरिंग ईच TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इसी को क्रेब साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो क्रेब साइकिल में बोल रहा है कि प्रत्येक क्रेब साइकिल, देखिए 2 बार जो होता है क्रेब साइकिल चलता है, तो प्रत्येक क्रेब साइकिल में बोल रहा है कि कितना बार डीकार्बोक्सिलेशन, कितना बार CO2 का रिमूवल होता है। तो ये 2 बार होता है प्रत्येक क्रेब साइकिल में। एक क्रेब साइकिल जब चलेगा, एक बार साइकिल चलेगा तो 2 बार CO2 का रिमूवल होगा, है ना। साइट्रिक एसिड से जब लगातार 2 बार CO2 का रिमूवल होता है तो बन जाता है सक्सिनाइल कोएंजाइम।
तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि हाउ मेनी एटीपी एंड NADPH2 आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल मतलब C3 साइकिल। C3 साइकिल में बोल रहा है कि कितना ATP और NADPH2 का ज़रूरत पड़ता है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि ATP जो होता है 18 होता है और NADPH2 12, तब जाके जो होता है 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का वहाँ पर क्या होगा, सिंथेसिस होगा, है ना। तो पहला में 18 16 दे रहा नहीं होगा, 12 ATP नहीं होता है। सी देखिए 18 ATP और 12 NADPH2, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं C4 प्लांट में पूछ ले तो C4 प्लांट में NADPH2 तो सेम रहता है, लेकिन ATP की संख्या जो होता है वो 30 हो जाता है। तो C4 प्लांट में कितना चाहिए, 30 ATP और 12 NADPH2 चाहिए 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज को बनाने के लिए, जबकि C3 साइकिल में 18 और 12 चाहिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। गलत कथन आपको चुनना है। रूबिस्को एक्शन रिक्वायर ATP और NADPH2। अगला देखो, रूबिस्को इज ए बाइफंक्शनल एंजाइम, बिल्कुल। इन C4 प्लांट द साइट ऑफ रूबिस्को एक्टिविटी इज मेजोफिल सेल, यही आपका गलत है, करेक्ट ऑप्शन सी होगा। बोल रहा है कि C4 प्लांट जैसे मेज हो गया, सोरगम हो गया, उनमें क्या रूबिस्को का एक्टिविटीज़, द साइट जो होता है रूबिस्को एक्टिविटीज़ का वो मेजोफिल सेल होता है? नहीं। C4 प्लांट जो होता है स्पेशल होता है, इसके पास 2 सेल होता है, एक होता है मेजोफिल सेल और दूसरा होता है बंडल शीथ सेल, है ना, बंडल शीथ सेल इसको बोलते हैं। तो C4 प्लांट में क्या होता है कि रूबिस्को जो होता है ये बंडल शीथ सेल में प्रेजेंट होता है, जबकि C3 प्लांट में जो होता है रूबिस्को मेजोफिल सेल में प्रेजेंट होता है। ये बोल रहा है कि क्या रूबिस्को जो है C4 प्लांट में मेजोफिल सेल में रहता है? नहीं है, इसलिए गलत है, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इन हैच एंड स्लैग पाथवे, हैच एंड स्लैग पाथवे किसको बोलते हैं जी? C4 साइकिल को, है ना। C4 साइकिल को ही हैच और स्लैग पाथवे बोलते हैं इन साइंटिस्टों के नाम पे। तो C4 साइकिल में प्राइमरी CO2 का एक्सेप्टर कौन होता है? रूबिस्को? नहीं, रूबिस्को जो होता है प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है C3 साइकिल में। ऑक्सैलो-एसिटिक एसिड भी नहीं होगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा ना। PEP इसको बोलते हैं। तो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो होता है ये प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है इन C4 साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इन द 5 कार्बन कंपाउंड फॉर्म ड्यूरिंग TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के दौरान जो 5 कार्बन वाला कंपाउंड होता है वो कौन होता है? तो 5 कार्बन वाला कंपाउंड TCA साइकिल के दौरान होता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, है ना। जब साइट्रिक एसिड में एक बार डीकार्बोक्सिलेशन होगा, मतलब एक CO2 मॉलिक्यूल ब्रेक करेगा, निकलेगा, तो साइट्रिक एसिड में होता है 6 कार्बन, है ना। एक जो होता है CO2 निकल गया, मतलब एक कार्बन निकल गया, तो 5 कार्बन वाला कंपाउंड बनता है। यही 5 कार्बन वाला कंपाउंड कौन होता है? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। चलिए आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन 1 टर्न ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल, मतलब क्रेब साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में बोल रहा है कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का संख्या कितना होता है एक बार जब साइकिल चलेगा तो, है ना। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। 1 टर्न में तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहाँ होता है जी? जब सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड जो होता है बनता है, यहीं पर जो होता है एक मॉलिक्यूल GT, है ना, GTP का जो होता है निकलता है, और यहीं GTP कपल्ड रिएक्शन से क्या बनाता है? ATP। तो अगर ATP का डायरेक्ट फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फोटोफॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन, है ना। फोस्फोराइलेशन का मतलब होता है ATP का फॉर्मेशन। डायरेक्ट अगर ATP का फॉर्मेशन होगा तो उसी को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे ऐसा देखने को मिलता है, तो करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। जबकि एक होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आपको ETS में जब NADH2 FADH2 का वहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, उससे जब ATP का प्रोडक्शन होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, है ना। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, देखिए ये लाइट रिएक्शन का बात कर रहा है ना। इसमें 2 प्रकार का होता है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। तो साइक्लिक वाले में सिर्फ और सिर्फ जो होता है PS1 इन्वॉल्व होता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व बोथ PS1 और PS2, यहीं आपका गलत है, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। साइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? PS1 होता है। नॉन साइक्लिक में PS1 PS2 दोनों होता है। उसके बाद बोल रहा है कि बोथ ATP और NADPH2 आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक, बिल्कुल सही है जी।
नॉन साइक्लिक में क्या होता है, एटीपी और NADPH2 दोनों सिंथेसाइज होता है, जबकि साइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ एटीपी का सिंथेसिस होता है। तीसरा देखिए, स्ट्रोमाल एमिली हैव PS1 ओनली एंड लैक NADP रिडक्टिव एंजाइम, बिल्कुल ये भी सही है, ये भी नहीं होगा। स्ट्रोमाल एमिली में ही क्या होता है, साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन होता है, क्योंकि साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, PS1, और स्ट्रोमाल एमिली के पास सिर्फ और सिर्फ PS1 ही होता है, इसीलिए साइक्लिक फोस्फोराइलेशन कहाँ होता है, स्ट्रोमाल एमिली में होता है। उसके पास होता है PS2 और NADP रिडक्टिव एंजाइम नहीं होता है। डी ऑप्शन बोल रहा है कि ग्रैनल एमिली है बोथ PS1 और PS2। क्या ग्रैनल एमिली के पास जो होता है बोथ PS1 और PS2 होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्रैनल एमिली में ही क्या होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन होता है। तो ये भी पूछता है कि साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन किस में होता है, तो ये दोनों जो आप देख रहे हैं, ग्रैनल एमिली, स्ट्रोमाल एमिली, ये मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होता है। तो स्ट्रोमाल एमिली में जो होता है साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन होता है, और ग्रैनल एमिली में नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन होता है, और नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन में ही PS1 और PS2 दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगला क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन द इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर एट PS2, व्हाट इज द सोर्स विच रिप्लेस दिस इलेक्ट्रॉन। देखिए बोल रहा है कि PS2 का जो इलेक्ट्रॉन लॉस होता है उसको फुलफिल कौन करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो फोटोलाइसिस होता है वाटर का जो स्प्लिटिंग होता है फोटोसिंथेसिस में, वो किससे रिलेटेड है ये भी पूछा जाता है। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो होता है ये इसलिए होता है ताकि इसी PS2 के इलेक्ट्रॉन को, जो PS2 एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है, इसी इलेक्ट्रॉन को पूर्ति करने के लिए ये वाटर का जो होता है स्प्लिटिंग होता है ना। तो PS2 का पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से जो है ये मिलता है, तो वाटर के थ्रू मिलता है ना। जबकि PS1 का इलेक्ट्रॉन, तो PS1 का इलेक्ट्रॉन का फुलफिल जो होता है ये PS2 के इलेक्ट्रॉन के द्वारा कर दिया जाता है, लेकिन PS2 के इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करने के लिए ही वाटर स्प्लिटिंग होता है। वाटर ब्रेक करेगा, वहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यही इलेक्ट्रॉन PS2 को मिल जाता है। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटीज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कहाँ जरूरत पड़ता है जी, जब पायरोबिक एसिड का, आप याद कीजिए, जब पायरोबिक एसिड का जो होता है, हम लोग एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट करते हैं। पायरोबिक एसिड को एसिटाइल को एंजाइम में जब कन्वर्ट किया जाता है तो इसी दरमियान जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसको बोलते हैं पायरोबिक डिहाइड्रोजिनेज। और इसके साथ साथ जो होता है मैग्नीशियम आयन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटीज़ को जो होता है एक्टिवेट करने का काम कौन करता है, मैग्नीशियम आयन करता है। अगला बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबुंडेंट प्रोटीन इन एनिमल। पशुओं में सबसे ज़्यादा अबुंडेंट, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कोलाजन हो जाएगा, है ना। करेक्ट ऑप्शन है। जबकि पूरा वर्ल्ड में या फिर प्लांट में आपसे पूछता तो हो जाता है रूबिस्को। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, मैच द कॉलम। ये आप जो देख रहे हैं ये सब टर्पिनोइड, लेक्टिन्स, ये सब जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। तो टर्पिनोइड का एग्जांपल क्या होता है जी, मोनोटर्पिन्स, डाइटर्पिन्स। तो एक का दूसरा लेक्टिन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। लेक्टिन्स का एग्जांपल होता है कोनकाना वेलिने। अल्केलवाइड में क्या आता है, मोर्फिन, कोडीन, ये सब आता है। टॉक्सिन की बात करें तो टॉक्सिन में आता है अर्बीन, राइसिन, ये सब। तो ए का दूसरा सब में आ रहा है। बी का चौथा देखिए डी में नहीं आ रहा है, ए में नहीं आ रहा है। सी का पहला बी में आ रहा है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिर से मैच द कॉलम। ऑक्सीन, अब देखिए ये सब प्लांट हार्मोन है। ऑक्सीन क्या करता है जी, ऑक्सीन जो होता है ये प्रोमोट फ्लावरिंग पाइनएप्पल, है ना। ए का हो जाएगा चौथा है। ये पाइनएप्पल जो अनानास होता है उसमें फ्लावरिंग को प्रोमोट करता है। जिब्रेलिन क्या करता है जी, जिब्रेलिन बोल्टिंग, माल्टिंग, ये सब जो प्रोसेस होता है जिब्रेलिन के द्वारा। इसके साथ साथ जो होता है ये जो ग्रेप आप देख रहे हैं उसके स्टाल्क को, जो ठंडल होता है उसके लंबाई को बढ़ाने का भी काम किया जाता है, ताकि ग्रेप के इल्ड को जो होता है वो ज़्यादा किया जा सकता है। साइटोकाइनिन क्या करता है जी, ये ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, जो ऑक्सीन की वजह से जो एपिकल डोमिनेंस आता है जिसकी वजह से लेटरल ब्रांचेस नहीं निकल पाता है, उसको कम करने का काम कौन करता है, साइटोकाइनिन। जबकि इथाइलिन जो होता है ये गैसियस पीजीआर है, और ये जो होता है प्रोमोट करता है फीमेल फ्लावर। कुकुम्बर जो खीरा होता है उसमें फीमेल फ्लावर को प्रोमोट करने का काम ये इथाइलिन करता है, जिससे इसका इल्ड जो होता है वो बढ़ जाता है। तो मैच कर लीजिए, ए का चौथा आपको डी में दिख रहा है। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर इज एन ऑर्डेनिन डेरिवेटिव्स। देखिए बहुत सारा 5 जो आपको ग्रोथ रेगुलेटर दिया हुआ है सब किसी ना किसी का डेरिवेटिव्स है। तो पूछ रहा है कि ऑर्डेनिन का डेरिवेटिव्स कौन है। तो ऑर्डेनिन का डेरिवेटिव्स है साइटोकाइनिन, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑक्सीन किसका डेरिवेटिव है, इंडोल डेरिवेटिव्स। इथाइलिन गैसियस पीजीआर। अब्सिसिक एसिड किसका डेरिवेटिव्स है, ये है कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव्स। एक और होता है जिब्रेलिन्स, तो जिब्रेलिन जो होता है वो टार्पिन्स डेरिवेटिव्स है ना, टार्पिन डेरिवेटिव। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ कुकुम्बर हैज़ इंक्रीज्ड मैनफोल्ड इन रिसेंट ईयर। जो खीरा का प्रोडक्शन है वो बोल रहा है कि अभी कुछ सालों में जो है बढ़ गया है। किसके एप्लीकेशन से, किस फाइटो हार्मोन के एप्लीकेशन से ऐसा हुआ है। तो अभी हम लोग देखें कि इथाइलिन जो होता है गैसियस पीजीआर है। इथाइलिन क्या करता है कि जो कुकुम्बर में जो फीमेल फ्लावर होता है इसको प्रोमोट करता है, और जब फीमेल फ्लावर जो होता है वो ज़्यादा निकलेगा तो एल्ड भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि फीमेल फ्लावर से ही तो एल्ड होगा। तो जो फाइटो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, इथाइलिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नेम द प्लांट हार्मोन स्प्रेइंग ऑन शुगर कैन क्रोप। अच्छा, शुगर कैन क्रोप पर जो होता है स्प्रे करने के बाद उसके एल्ड को जो होता है बढ़ा दिया जाता है। तो जब हम लोग पूछ रहा है कि कौन सा जो होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जिसको शुगर केन क्रोप पे स्प्रे करेंगे तो वह इंक्रीज करेगा उसके स्टीम के लेंथ को और इस तरीके से उसके एल्ड को बढ़ा देगा। तो ये होता है जिब्रेलिन्स। जब आप जिब्रेलिन को जो होता है शुगर केन क्रोप पे स्प्रे कीजिएगा तो उसके लेंथ ऑफ स्टाल्क जो होता है उसको बढ़ा दिया जाता है, स्टीम के लेंथ को जो होता है बढ़ा दिया जाता है। तो जब स्टीम का लेंथ जो होता है वो बढ़ जाता है तो उसका एल्ड बढ़ जाएगा। 20 टन पर एकड़ से जो होता है एल्ड को बढ़ाया जा सकता है जिब्रेलिन को छिड़क कर। किस पर, शुगर केन क्रोप पे, गन्ने पर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मैच करना है आपको फ्रूट राइपनर। फ्रूट को पकाने का काम कौन करता है जी, गैसियस पीजीआर। इथेफोन ये उसी का पार्ट है। हार्बिसाइड के रूप में कौन काम करता है, 2,4-D है ना। डाइकोटिलेडोनस प्लांट को जो होता है मारता है, मेचर मोनोकोटिलेडोनस प्लांट को अफेक्ट नहीं करता है। बोल्टिंग हो गया, माल्टिंग हो गया, ये सब कौन करता है, जिब्रेलिक एसिड। स्ट्रेस हार्मोन के रूप में अब्सिसिक एसिड, ये भी है। मैच कर लीजिए। ए का हो जाएगा चौथा, ए का चौथा आपको बी में नहीं दिख रहा है, सी में नहीं दिख रहा है। बी का तीसरा जो होता है आपको डी में दिख रहा है, करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि रिमूवल ऑफ शूट टिप इज़ वेरी यूजफुल टेक्निक टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ टी लीव्स। बिल्कुल, सूट टिप का जब हम लोग रिमूवल कर देते हैं तो टी लीव्स होता है, जो चाय का जो पत्ती होता है उनका प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि जब सूट टिप को रिमूव कर देते हैं तो एपिकल डोमिनेंस जो ऑक्सीन की वजह से होता है उसको अब रिमूव कर दिया जाता है। तो लेटरल ब्रांचेज जो होता है यहाँ पर निकलते हैं और उस वजह से जो होता है टी लीफ का प्रोडक्शन जो होता है वो बढ़ाया जा सकता है। इवन हेज मेकिंग, झाड़ी बनाने में भी इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, दिस इज़ बिकॉज जिब्रेलिन, यहाँ पर जिब्रेलिन का कोई रोल नहीं होता है, काट दीजिए। ऑक्सीन जो होता है प्रिवेंट लीफ ड्रॉप, ये भी नहीं होगा। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीन इज रिमूव्ड, बिल्कुल जब आप सूट के टिप को रिमूव कर देते हैं तो यहाँ पर जो ऑक्सीन का इफेक्ट था ये ख़त्म हो जाता है। तो ऑक्सीन का इफेक्ट होने की वजह से क्या होता है कि एपिकल डोमिनेंस को जो होता है ये प्रोमोट करता है। लेकिन जब आप सूट टिप को रिमूव कर दीजिएगा तो अब लेटरल जो होता है ब्रांच निकलेगा और इस तरीके से जो होता है उसका एल्ड जो होता है वो बढ़ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट लीफ मेजोफिल सेल आर पुट इन ए कल्चर मीडियम टू फॉर्म कैलस। दिस फेनोमेनन मे बी, कैलस बोलते हैं, कैलस क्या है जी, मास ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल। देखिए डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन और रीडिफ्रेंशिएशन, ये 3 टर्म दिया हुआ है। डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है कि प्लांट मेच्योर हो चुका है, अब उसमें कोई डिवाइड करने की क्षमता नहीं है। लेकिन अगर जो है किसी वजह से उसमें डिवाइड करने की क्षमता फिर से आ जाए तो उसको बोलते हैं डी डिफ्रेंशिएशन। तो कैलस जो होता है ये क्या होता है, मास ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड। अनडिफ्रेंशिएटेड करने का मतलब क्या है कि उसमें डिवाइड करने की क्षमता है, और जिसमें डिवाइड करने की क्षमता होती है उसको बोलते हैं डी डिफ्रेंशिएटेड, है ना। वहीं बोल रहा है कि टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट में लीफ मेजोफिल सेल को जो कल्चर में पुट करते हैं तो ये कैलस बन जाता है। इस फेनोमेनन को बोलते हैं हम लोग डी डिफ्रेंशिएशन। चलिए आगे चलते हैं। द फेनोमेनन विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑक्सीन एंड आल्सो प्लेड अ मेजर रोल इन इट्स डिस्कवरी। कौन सा फेनोमेनन जो होता है ये ऑक्सीन के द्वारा प्रभावित होता है और ऑक्सीन के खोज में मतलब उसके डिस्कवरी में भी मेजर रोल प्ले किया है, तो वह हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी, फोटोट्रॉपिज्म।
फोटोट्रॉपिज्म में क्या होता है कि जिधर लाइट होता है, अगर लाइट के सोर्स मिलेगा तो उसी डायरेक्शन में जो होता है प्लांट का पार्ट बेंड कर जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। और ये जो प्रोसेस है ये ऑक्सीजन के डिस्कवरी में भी एक मेजर रोल प्ले किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनहिबिटरी सब्सटेंस गोवर्मिंग सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी को जो होता है बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो होता है सीड डोरमेंसी को निरोधक करने का काम नहीं करता है। तो मेनली देखिए ऑब्सिसिक एसिड जो होता है ये सीड डोरमेंसी में मेजर रोल प्ले करता है, ये नहीं होगा। फिनोलिक एसिड भी करता है, पैरास्कोर्बिक एसिड भी करता है। जिब्रेलिक एसिड जो होता है ये सीड डोरमेंसी नहीं करता है जी, ये सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने का काम करता है, ख़त्म करने का काम करता है। यहाँ पर बोल रहा है कि वही पूछ रहा है कि कौन सा जो होता है वो सीड डोरमेंसी में रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, तो जिब्रेलिक एसिड करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनहिबिटरी सब्सटेंस इन डोरमेंट सीड कैन नॉट बी रिमूवेड बाई सब्जेक्टिंग सीड्स। देखिए जब सीड जो है वो डोरमेंट्स में चला गया, मतलब इनएक्टिव स्टेज में चला गया है, तो कुछ प्रोसेस के अनुसार जो होता है उसके डोरमेंसी को रिमूव किया जा सकता है। तो बोल रहा है वह कौन सा ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसके थ्रू रिमूव नहीं कर सकते हैं। पढ़िए, चिलिंग कंडीशन, बिल्कुल ठंडा करके जो होता है, ठंडा कंडीशन में रख के जो होता है उसके डोरमेंसीज को रिमूव किया जा सकता है, ये नहीं होगा। जिब्रेलिक एसिड बिल्कुल ये बर्ड को है ना, सीड को डोरमेंसी मतलब से हटाने का काम करता है, ब्रेक करता है सीड डोरमेंसी को। नाइट्रेट जो होता है ये भी जो होता है सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। स्कोर्बिक एसिड, स्कोर्बिक एसिड तो नाम सुना हुआ लग रहा है जी, विटामिन सी का केमिकल नेम है। तो विटामिन सी जो होता है ये सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने का काम क्या नहीं करता है ना, ये मेंटेन करता है। ये सीड डोरमेंसी को जो होता है ये ना मेंटेन करता है ना ब्रेक करता है। यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा जो होता है वह सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने का काम नहीं करता है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि इन मूंग बीन रेसिस्टेंस टू येलो मोजेइक वायरस। मूंग बीन में जो होता है ये सब देखिए कुछ पैथोजेंस है, जैसे येलो मोजेइक वायरस, पाउडरी मिल्ड्यू, इन सब से बचने का काम किस प्रोसेस के अनुसार किया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा है ना, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। म्यूटेशनल ब्रीडिंग के मदद से जो होता है मूंग बीन में हम लोग येलो मोजेइक वायरस और पाउडरी मिल्ड्यू से बच सकते हैं, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये रहा आपका टोटल NCERT बेसिस प्लांट फिजियोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रेंडिंग क्वेश्चन, जो कई बार जो है एग्जाम में देखा गया है। आई होप आप सबको जो है वीडियो पसंद आया होगा, है ना। मैंने जल्दी जो होता है इसको कराने की कोशिश की, ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश यहाँ पर नहीं की, क्योंकि आप सबका बायोलॉजी अच्छा रहता है, तो प्रैक्टिस जो है आप क्वेश्चन को कर सके, खुद से आप कर सके, इसके लिए मैं ये वीडियो आपको बनाया हूँ। तो मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो को लेकर, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।